तो न्यूज 18 एप्सिस इंटरनेशनल एग्जिट पोल के जरिए तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है कि एक बार फिर मोदी सरकार एनडीए को 336 सीटें मिलने का अंदाजा है, जबकि इसी एग्जिट पोल में यूपीए यानी कांग्रेस इत्तेहाद को 82 सीटें और अदर्स के खाते में 124 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी एनडीए की अगर हम बात करें, बीजेपी इत्तेहाद की अगर हम बात करते हैं तो 542 सीटों में से 336 सीटें बीजेपी इत्तेहाद के खाते में जा सकती हैं न्यूज 18 एप्सिस इंटरनेशनल एग्जिट पोल के अंदाजे के मुताबिक, जबकि यूपीए के खाते में यानी कांग्रेस इत्तेहाद के खाते में सिर्फ 82 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा अदर्स यानी दूसरी जो रीजनल और इलाकाई पार्टियां हैं उनके खाते में 124 सीटें जा सकती हैं। यानी कहीं ना कहीं मोदी लहर 2019 में भी नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी की अगर सिर्फ हम बात कर लें, एनडीए के अलावा सिर्फ अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी को 276 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को महज 46 सीटें और अदर्स को 124 सीटें। यानी कांग्रेस का एक तरह से नुकसान, हालांकि 2014 के मुकाबले में 2 सीटों का फायदा। 2014 में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी और 2019 के एग्जिट पोल के मुताबिक 46 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 276 सीटें मिल सकती हैं। यानी फायदा होता दिख रहा है बीजेपी का 2019 में। इसके अलावा अगर हम टीएमसी की बात करते हैं तो टीएमसी को 38 सीटें, मतलब टीएमसी का जो जादू है ममता बनर्जी का, वो एक तरह से बरकरार है। यूपी में हम समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें तो समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि यूपी में बीएसपी और एसपी आरएलडी तीनों का एक गठबंधन है और इस गठबंधन के चलते समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं। यानी 2014 के मुकाबले में समाजवादी पार्टी का भी फायदा हो रहा है। बीएसपी का अगर हम बात करें तो बीएसपी 0 से 7 तक पहुंचती नजर आ रही है। और साउथ के तरफ अगर हम बढ़कर आते हैं तो टीआरएस को 12 सीटें मिल सकती हैं, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी केसीआर की पार्टी को। इसके अलावा बीजू जनता दल यानी बीजेडी की हम बात करें, नवीन पटनायक की पार्टी उड़ीसा में 13 सीटें जीत सकती है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में 1 सीट जीत सकती है। इसके अलावा अगर कुछ और रियासतों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, जहां पर वाईएसआरसीपी जो पार्टी है जगन मोहन रेड्डी की, वो 13 सीटें जीत सकती है। टीडीपी इस एग्जिट पोल के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 11 सीटें जीत सकती है, जबकि लेफ्ट को 12 सीटें मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर 2019 का जो एग्जिट पोल है बहुत हौसला अफजा है एनडीए और खासतौर से बीजेपी के लिए, जहां पर एक बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों के लिए। चलिए, कुछ खास मेहमान इसी एग्जिट पोल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों के पास हम जाना चाहेंगे। एहसान नसीम खान साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि जो एग्जिट पोल है, हालांकि अभी अपोजिशन इस एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमने इससे पहले भी नसीम साहब देखा है कि जो एग्जिट पोल होते हैं नतीजे उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं होते हैं, नतीजे बहुत आसपास होते हैं। और जिस तरह के नतीजे हैं ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत मायूसी। बिल्कुल, मैं आपसे स्पष्ट आप जो जिस बात को कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि ये बहुत हमारे लिए, कांग्रेस के लिए बहुत शॉकिंग जो है इस टाइम आंकड़े जो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमने ये ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये एग्जिट पोल है, हम इस बात को मानते हैं, समझते हैं। और रही बात इसकी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर की बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का जो महागठबंधन बना था, उस गठबंधन का जो आंकड़ा आ रहा है अलग अलग, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं सर्वे करने वालों से कहीं ना कहीं चूक हुई है, कोई तकनीकी खामी हुई है। नहीं तो इतनी सारी एजेंसी एक साथ सर्वे करते कोई 2-4% का एरर होता है। तो लेकिन मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जो गठबंधन हुआ था, एक गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा एक्सपेरिमेंट करके गठबंधन हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी को जो आज आपका टेलीविजन स्क्रीन जो है न्यूज 18 एग्जिट पोल जो 17 सीट दिखा रहा है गठबंधन को, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी 1 साल के अंदर अंदर क्या उलटफेर हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर जो इतना कम पे जा रहा है। क्योंकि जब नई नई सरकार बनी थी योगी जी की, तो जब महागठबंधन साथ मिलकर के लड़ा था, उसमें एक चीज बहुत बाईपोल में बहुजन समाज पार्टी
बिल्कुल। समाजवादी के साथ घोषित तौर से जो है गठबंधन में नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं लड़ाए थे। ये बहुजन समाज पार्टी की रणनीति रही है कि उपचुनाव में वो सीधा चुनाव नहीं लड़ती है। तो लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना जो है क्या नाम है कैंडिडेट उतारा, और ये अंदर खाने मायावती जी में और अखिलेश यादव जी में तय हो चुका था कि आने वाले चुनाव में हम गठबंधन करेंगे। हमारे दो नेताओं के मिलने से अच्छा है कि हम बूथ वर्कर्स, बूथ के कार्यकर्ता सपा और बसपा के मिलते या नहीं मिलते, हम इन चुनावों के माध्यम से देखेंगे। लेकिन नसीम खान साहब, क्या आपको लगता है कि अगर यूपी में एसपी, बीएसपी, आरएलडी और प्लस कांग्रेस, यानी कांग्रेस भी अगर इस इत्तेहाद के साथ, गठबंधन के साथ जाती तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती? देखिए, अभी भी तस्वीर अलग है। मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 दिन का जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जिनके फेवर में आंकड़ा है, उनके खुश होने के लिए बहुत अच्छा आंकड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी बहुत बड़ी तस्वीर आपको बदली हुई दिखाई देगी। और मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा, बसपा और कांग्रेस, ये आरएलडी, ये सारे मिलकर के कम से कम 75 सीट लाएंगे, और ये 15 सीट में 10 से 15 सीट में भारतीय जनता पार्टी से मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत भयावह स्थिति है। छुट्टा जानवरों ने लोगों की फसल बर्बाद की है। लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहली पसंद बना लेंगे। और मैं अभी देख रहा हूं आपके चैनल पे यूपी में पिछली सरकारों का बकाया 267 सीट एनडीए को दिखा रहा है टोटल। अभी भी कहीं ना कहीं 257 एनडीए जो है एबीपी के सर्वे के आधार पर बहुमत से दूर है। और आपके चैनल के हिसाब से भी 2019 में जो मोदी जी का रिजल्ट था, और ये जो बोलते थे कि हम उससे ज्यादा बहुमत लाएंगे और 300 पार करेंगे। ठीक है, मेरे साथ इस बीच एग्जिट पोल पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के लीडर कौसर इमाम सिद्दीकी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए। कौसर इमाम सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं कौसर साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रिया चौधरी आपके पास आना चाहूंगा कि लगातार अपोजिशन और कांग्रेस का यही कहना है कि 23 तारीख से पहले जितने दिन हैं उसमें बीजेपी खुशी मना ले। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को ये कहना चाहूंगी कि इतना सटीक सर्वे करने के लिए बहुत बहुत बधाइयां आपको। इसी तरह से आप अपना सर्वे हर वर्ष करते रहिए। और दूसरी बात, जब किसी बच्चे का पेपर बहुत खराब होता है तो वो फिर ये मानता नहीं है कि मेरा पेपर खराब हुआ, वो रिजल्ट आने तक का वेट करता है, क्योंकि उसे एक आस बंधी रहती है कि क्या पता रिजल्ट में कोई पास कर दे, कुछ तुक्का लग जाए मेरा। तो 23 तारीख को ये भी साबित हो जाना है। आप 23 तारीख तक का वेट कर लीजिए। तो अब आपने जो मातम आज से शुरू हो गया एग्जिट पोल आने के बाद, ये अगले 5 साल तक भी चलने वाला है। और दूसरी बात, यूपी में जो आप बात कर रहे हैं कि यूपी में उलटफेर होने वाला है, चलिए एग्जिट पोल की बात ही नहीं करते, सिर्फ कांग्रेस की अगर बात करूं, 2009 में कांग्रेस पार्टी को अकेले दम पे 13% वोट मिला था। 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 4% वोट मिला था, 4%, जब आप लोग गठबंधन में नहीं लड़ रहे थे। अब की बार भी आप गठबंधन में नहीं लड़ रहे हैं, तो एसपी बीएसपी ने जो वोट बैंक काटा होगा, वहां पर सीट बीएसपी का बस दोनों का मार्जिन आप जोड़, जितना दोनों को मिला था उस बार, अगर उतना जोड़ लोगे तब भी हम लोग 60+ जाएंगे। ठीक है, मैं दीपक से जवाब ले लेता हूं। दीपक पांडे, क्या लगता है कि अगर एसपी बीएसपी का अभी जो एग्जिट पोल बता रहा है तो बहुत अच्छी ये एक तरह से कारकर्दगी नहीं, अगर क्या लगता है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी की एंट्री हुई थी, कहीं ना कहीं गठबंधन का नुकसान कांग्रेस ने किया है प्रियंका गांधी के आने के बाद? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रियंका जी के आने से गठबंधन का कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए क्या होता है कि सपा का अपना वोट बेस वोट बैंक है, बसपा का बेस वोट बैंक है, दोनों वोट बैंक आपस में जुड़े हैं। मैं बस इतना सा बताना चाहता हूं कि पिछली बार लगभग में 37 सीटों पे सपा दूसरे नंबर पे थी, बस 36-37 सीटों पे बसपा भी थी। तो आपको ये बता दें, अगर दोनों पार्टियों का बेस वोट बस जोड़ दिया जाए तब भी बीजेपी से बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर उस वोट को देखा जाए तब भी हम लोग लगभग में 60 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। और पता कौन सा ये एग्जिट पोल लोग कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग शहर के अलावा गांव में भी गए होंगे, 2-4 सीट लखनऊ जैसी सीटों पे कर लिए होंगे, गाजियाबाद। आपको बता दूं, गांव में एक तरफा वोट पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपको बता दूं बेसिक मुद्दे क्या होते हैं, पलायन के मुद्दे हैं, गांव में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, रोजगार की अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं है। लोग किस वेट पे वोट करेंगे? आपको एक चीज और बता दूं, पूरे भारत की आबादी में 65% यूथ है, और पूरे भारत की जो इस समय एवरेज एज बताई जाएगी 28% है। यूथ के लिए आपने किया क्या? किस बेस पे आप लोग एग्जिट पोल निकाल रहे हैं? बताइए। 2 करोड़ जॉब देने की आप बात करते थे, आपने जॉब नहीं दिया। आप बताइए, 45 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और यूथ का वोट सबसे ज्यादा है, यूथ बेरोजगार और यूथ आप वोट देगा। इस टाइप का एग्जिट पोल आ पाएगा? ज़ेबा यास्मीन जी,
जिस 45 वक्त साल से एसपी ऊपर बीएसपी का आरएलडी जो का बेरोजगार गठबंधन घूम हुआ था, रहा है, कांग्रेस वो को अलग सिर्फ रखा गया राहुल था, गांधी ही है। कांग्रेस को गठबंधन में यूपी में शामिल नहीं किया गया था। उसी वक्त कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस अकेले दम पर यूपी में लड़ेगी तो गठबंधन का नुकसान होगा। कहीं ये वही एग्जिट पोल तो नहीं है? एग्जिट पोल के जरिए जो यूपी की तस्वीर है, कहीं कांग्रेस ने गठबंधन का नुकसान तो नहीं किया है ज़ेबा जी? नहीं अबू हुरैरा जी, यहाँ आपके आकलन से थोड़ा सा डिफर करूंगी मैं। गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं है, ये कांग्रेस का डिसीजन था। शुरू से ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कहा था कि कांग्रेस क्योंकि सेकंड नंबर की नेशनल पार्टी है, उन्हें बड़ा दिल रखना चाहिए अगर उनकी लड़ाई बीजेपी से है। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी अपना क्लियर स्टैंड नहीं लिया और गठबंधन में शामिल होने का कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी पहल नहीं उठाई। इसलिए हम लोग अपना गठबंधन बीएसपी और आरएलडी के साथ लेके चल रहे हैं। हम लोग अपने गठबंधन से पूरे संतुष्ट हैं और हमने बहुत मेहनत करी है और बहुत मजबूत गठबंधन है। आपके एग्जिट पोल से हम थोड़ा सा फिर वही बात है, डिफर करेंगे। बीजेपी साथी जो हैं वो बहुत खुश हैं आपके एग्जिट पोल से, क्योंकि आपका एग्जिट पोल उनके फेवर में आया है। हमारे बिल्कुल। और इस बीच हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि ये एग्जिट पोल बकवास हैं और ईवीएम मशीनें बदली जा सकती हैं। ममता बनर्जी का जो ट्वीट है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जिस पर ममता बनर्जी इस एग्जिट पोल से एक तरह से मुत्तफिक नहीं है, सहमत नहीं है, जिस पर ममता बनर्जी ने कहा है कि इस एग्जिट पोल से बिल्कुल ये बकवास एग्जिट पोल है और जो ईवीएम मशीनें हैं वो बदली जा सकती हैं। लगातार अपोजिशन ये कह रहा था, जिस तरह से ईवीएम मशीनें खराब हो रही थी, ईवीएम लगातार कह रहा था। और अब ममता बनर्जी का जो ट्वीट आया है उसमें ममता बनर्जी ने साफ किया है कि अपोजिशन मुत्तहिद है और जो नतीजे होंगे उसके बाद अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होती है, अपोजिशन उस पर एक तरह से मुत्तहिद है, एक साथ निकलकर आएगा। अफजल अब्बास साहब, ममता बनर्जी का जो ट्वीट आया है एग्जिट पोल्स को लेकर, ममता बनर्जी ने कहा कि एग्जिट पोल बकवास हैं और ईवीएम मशीनों को बदला जा सकता है। नतीजों के बाद जो अपोजिशन है वो पूरा मुत्तहिद रहेगा, वो एक साथ आकर लड़ेगा नतीजों के बाद। देखिए अब बोरा साहब, सबसे बड़ी बात है कि जब आपके फेवर में, आपके मिजाज के मुताबिक अगर एग्जिट पोल आता है तो हम उसको बात तस्लीम करते हैं। देखिए हम एनडीए में नहीं थे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए। हम 2015 में चुनाव लड़े, हम एनडीए में नहीं थे, उस वक्त भी बहुत सारे रिजल्ट आए, हम जीते। हम लोगों ने कभी इल्जाम नहीं लगाया ईवीएम पे, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट थी केंद्र में, हम के बीजेपी के खिलाफ थे। तो जब आदमी जीतता है तो उस वक्त ईवीएम पे उंगली नहीं उठाता। ममता बनर्जी उंगली जो उठा रही है ये घबराहट का परिचायक है। दूसरी बात, ये मुत्तहिद होने की बात करें, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, ये कैसे यूनिटी की बात करिए, सोलिडिटी की बात ये कर रही है। इलेक्शन से पहले अगर दिखाई होती तो कुछ का रिजल्ट सामने आता। इलेक्शन के बाद हम लड़ेंगे और हम मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। बिल्कुल। अफजल अब्बास साहब, शायद आपको याद होगा कि न्यूज 18 उर्दू ने ही बिहार के 2015 में जो असेंबली के जो चुनाव हुए थे वहां का जो एग्जिट पोल था, जो नतीजे वहां के थे, सबसे सटीक नतीजे पहुंचाए थे। सारे जो चैनल और एजेंसियां थी वो एक तरफ थे और जो हमारा एग्जिट पोल, जो हमारा नतीजा था वो एक तरफ था और उसकी नीतीश कुमार ने तारीफ की थी। उस नतीजे की नीतीश कुमार जी ने तारीफ की थी। मैं उसी की बात कर रहा हूं कि बिहार में है, जबकि हम एनडीए में नहीं थे, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री थे, नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी, हम लोग और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त रिजल्ट सामने आया, जो परिणाम आपके सामने देश ने देखा। आप दिल्ली में 70 में 67 जीत गए, उस वक्त आपने नहीं कहा। आप पंजाब में जीत गए तो उस पर उंगली नहीं उठाई आपने। आप छत्तीसगढ़ में जीत गए तो वहां आप उंगली नहीं उठाए। मैं कहने का मतलब यह है कि जब आप हारने के पोजीशन में आते हैं तो ईवीएम को दोष नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, आप मुत्तहिद होइए, अच्छी बात है, आप अपोजिशन यूनाइट हो, हम उनका वेलकम करते हैं। लेकिन ये इलेक्शन के बाद क्यों, इलेक्शन से पहले हुए होते तो कुछ और मजा होता। नसीम खान साहब, आपका रिएक्शन, मुझे फिर ब्रेक पर जाना है। नसीम खान, होता ये सिर्फ दिखावा है। बिल्कुल ममता बनर्जी की बात से सहमत हूं। ये दोनों व्यक्ति, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इस देश के मैं आ रहा हूं। इसका प्रमाण ये है
कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह आतंकी हमलों में शामिल प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव लड़ा सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य के नाम पर बेल पर हैं, जो व्यक्ति उस महिला को चुनाव लड़ा सकता है जो शहीद अहमद करकरे को आतंकी गोलियों से मरने के लिए अपने श्राप का हवाला देती है, जो व्यक्ति उस व्यक्ति को चुनाव दोबारा लड़ा सकता है, जो व्यक्ति गोडसे को देशभक्त कहता है साक्षी महाराज, उसको दोबारा टिकट देकर के लोकसभा भेजने के लिए सोच सकता है। ये दोनों व्यक्ति। ठीक है प्रिया चौधरी जी, आपका रिएक्शन। प्रिया चौधरी जी, एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठा है, अपोजिशन ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाया है। प्रिया चौधरी, मतगणना एजेंट बहुत मजबूती के साथ बनाने होंगे, इनके एक एक छल पर ध्यान रखना होगा। ये दोनों व्यक्ति दोबारा सत्ता में आने के लिए, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों ने सत्ता में रहते हुए ठीक है, नसीम खान बात हो गई, नसीम खान बात हो गई आपकी, जाएगी तो इनके जेल जाने में देर नहीं होगी। इसलिए ममता बनर्जी की शंका कहीं ना कहीं सच है, उनकी बात से हम सहमत हैं कि ये दोनों व्यक्ति सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 84 के दंगों के लिए तो उसमें क्या अभी तक साहिब पित्रोदा ने आकर माफी मांगी है? क्या राहुल गांधी ने ये कहा? अरे जब बहन पंजाब जी, में खड़े होते आप हैं तो बीच कहते में बोलना हैं कि बंद बहुत करें। गलत ये बयान आप था। लोगों की बीमारी लेकिन क्या भारतीय जनता माफी पार्टी के मांगी गई? प्रवक्ताओं की माफी पता की नहीं क्या जगह पर ये है कहा गया, कि आप सर, बीच में बोलने सर, लगती माफी की हैं। जगह जब पर हमने ये अपनी कहा बात कह दी गया तब आप अपनी कि बात रख मेरी रहे हिंदी हैं। पता नहीं गलत क्या है। आप लोगों को दोनों ये चीजों में ट्रेनिंग दी बहुत जाती है, जमीन सिखाया आसमान जाता का है। फर्क हो हर जाता एक है। भारतीय जनता पार्टी के EVM प्रवक्ता तीसरा चरण संबित का पात्रा और चुनाव स्मृति खत्म ईरानी होते बनने के शाम चक्कर तक में तमाम जो उलूल विपक्षी जुलूल दल बातें कहने करने लगा लगे थे स्टूडियो में कि बैठ EVM में करके। गड़बड़ी आप है, दूसरों की EVM बात में सुने फिर गड़बड़ी अपनी बात है। कहें। अब जो ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है उसके लिए भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्शन कमीशन हर विधानसभा में 5 बूथों का वीवीपैट से मिलान करेगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि क्या ईवीएम बदली जाएंगी या नहीं बदली जाएंगी। ईवीएम का सबसे रोना पहले रोना शुरू ईवीएम कर की दीजिए, ईवीएम की पोल जो के आते ही, सार्थकता और पे 5 सवाल साल उठाने तक वाले यही आपके करते पार्टी रहिएगा के आप लोग। वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जिन्होंने आडवाणी जी के साथ मिलकर के अपनी ठीक है, एक बुक लिखी है, ठीक है, प्रॉपर बुक लिखी है। ठीक है, मेरे ख्याल से ईवीएम पर भी हम चर्चा करेंगे। दीपक पांडे, ईवीएम पर चर्चा करेंगे। अपोजिशन लगातार ईवीएम का मसला उठाता रहा और चुनाव में ईवीएम मशीनें खराब होने के लगातार इश्यूज आते रहे, इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एग्जिट पोल पर लगातार हम बने रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि एक बार फिर मुल्क का मूड यही है कि एक बार फिर मोदी सरकार यानी एनडीए और बीजेपी की बड़ी बढ़त। न्यूज 18 उर्दू और एप्सिस इंटरनेशनल एग्जिट पोल के जरिए यही अनुमान लगाया जा रहा है और यही अंदाजा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।